जय हिंद दोस्तों, मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आइए शुरू करते हैं एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2023 जीके और जीएस का मॉक टेस्ट। आपका 59 है, 58 मॉक टेस्ट मैंने अपलोड किए हैं। बहुत नॉलेजेबल हैं, बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको। तो अगर आपने वो मॉक टेस्ट नहीं देखे तो वो मॉक टेस्ट देख के जाइएगा। एनालिसिस मैंने आपको डाला है, जो भी शिफ्ट हुई हैं आपकी, तो वो एनालिसिस में जो प्रश्न पूछे गए हैं तो आप वहाँ से देख सकते हैं कि कौन से प्रश्न आए थे। और दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आने वाली जो वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो अपना सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखिएगा दोस्तों। और ये जो प्रश्न है दोस्तों, बहुत उत्कृष्ट लेवल के प्रश्न हैं। 20 प्रश्न आपके आने हैं, लेकिन मैं 30 प्रश्न लेके आया हूँ ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके। स्टैटिक है इसमें और जीके के क्वेश्चन मैंने इसमें डाले हैं, तो बहुत उत्कृष्ट लेवल के प्रश्न हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या कहा गया है दोस्तों? पहला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि कितनी होती है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैचों में जो अवधि है वो कितनी होती है? तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि 60 मिनट होती है। याद रखिएगा, जो कितनी है वो 60 मिनट है। क्लियर हुआ दोस्तों? दोस्तों 2019 से पहले ये अवधि होती थी 70 मिनट, लेकिन अब वर्तमान में 15-15 के 4 स्लॉट खेले जाएंगे। मतलब 4 वो होंगे इसमें 15-15 मिनट के, तो वो कितने हो गए? 60 मिनट हो जाते हैं। तो आप याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय कहाँ पर है, तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय लॉज़ेन में है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय लॉज़ेन में है, और लॉज़ेन जो शहर है ये स्विट्ज़रलैंड में आता है। ये भी आप याद रखना। अगर आपसे पूछे कि भारत में हॉकी का जादूगर किसे कहा गया, तो दोस्तों गोल जिनकी आत्मकथा है उनका नाम है मेजर ध्यानचंद, और मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। क्लियर हुआ दोस्तों? और याद एक चीज़ मैं आपको और बता दूं दोस्तों, पंजाब का एक गांव है संसारपुर। पंजाब का एक गांव है संसारपुर। संसारपुर को हॉकी खिलाड़ियों की नर्सरी कहा जाता है। हॉकी खिलाड़ियों की नर्सरी किसे कहा गया है? दोस्तों पंजाब का गांव है संसारपुर, इसे हॉकी खिलाड़ियों की नर्सरी कहा गया है। याद रख लेना मेरे चीतों, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। संसारपुर ये पंजाब का गांव है, इसे हॉकी खिलाड़ियों की नर्सरी कहा जाता है। क्लियर? नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहा गया? यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? दोस्तों यामिनी कृष्णमूर्ति ने 2 शास्त्रीय नृत्य में प्रसिद्धि पाई है। एक है आपका भरतनाट्यम और एक आपका कुचिपुड़ी। भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी आपका ऑप्शन ऑप्शन ए सही है। भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी डांस में यामिनी कृष्णमूर्ति ने प्रसिद्धि हासिल की है। दोस्तों अगर मैं आपसे कहूं कि कुचिपुड़ी डांस की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है, तो कुचिपुड़ी डांस निकला है आंध्र प्रदेश से। और ये एक ऐसा डांस है जिसका नाम एक गांव के नाम पर रखा गया। मतलब कुचिपुड़ी एक गांव का नाम है, और ये आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में आता है। तो कृष्णा जिले में कुचिपुड़ी गांव के नाम पर कुचिपुड़ी नृत्य का नाम रखा गया है। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, ये जो कुचिपुड़ी है ना, इसका फाउंडर कौन है? तो कुचिपुड़ी का फाउंडर है सिद्धेंद्र नाथ योगी। कुचिपुड़ी को विकसित करने का श्रेय किसे दिया गया? सिद्धेंद्र नाथ योगी को दिया गया है। तो ये आप याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है कि कुचिपुड़ी का फाउंडर कौन था, तो सिद्धेंद्र नाथ योगी। वैष्णव संत हैं, विष्णु को मानते हैं ये लोग। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे लिखा गया भरतनाट्यम। दोस्तों भरतनाट्यम का दूसरा नाम क्या है? सादिर। अगर आपके एग्जाम में आए कि कौन से क्लासिकल डांस को सादिर कहा जाता है, तो भरतनाट्यम को सादिर कहा जाता है। क्लियर है दोस्तों? और भरतनाट्यम किस राज्य से निकला? तमिलनाडु से। भरतनाट्यम की उत्पत्ति तमिलनाडु से हुई है। दोस्तों ओडिसी लिखा गया है, उड़ीसा का है, और इसका फाउंडर कौन है? ओडिसी का जनक है गुरु पंकज चरण दास। शास्त्रीय नृत्य ओडिसी का जनक कौन है? तो पंकज चरण दास को ओडिसी क्लासिकल डांस का जनक माना जाता है। याद रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। पंकज चरण दास नाम तो रट लेना बिल्कुल आप, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे लिखा गया आपका कथकली। कथकली जो है ये केरल का है। केरल के, तो दोस्तों एक खास बात यह है, अगर किसी भी डांस में आपको कली शब्द दिखाई दे, समझ जाना वो केरल का है। कथकली, पुक्कली, कोलकली, कैकोटिटकली, मरगमकली, बहुत सारे डांस केरल के कली के नाम से स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों। हाँ एक कन्फ्यूजन आपको ये हो सकती है अगर आपके एग्जाम में आए कि गरीबों की कथकली किसे कहा गया। दोस्तों गरीबों की कथकली किसे कहा गया, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे जाए आपसे तो आपका जवाब होगा थुलाल। गरीबों की कथकली थुलाल को कहा जाता है। थुलाल एक डांस है केरल का, तो गरीबों की कथकली से कहा गया है थुलाल को। ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। तो यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध कौन से नृत्य से है? भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से इसका नृत्य संबंध है। नेक्स्ट प्रश्न, सत्य शोधक समाज के संस्थापक या इसकी स्थापना किसने की थी? दोस्तों सत्य शोधक समाज ये जाति व्यवस्था के खिलाफ था, मूर्ति पूजा के विरोध था, जो उसके दलित लोग होते हैं उनके साथ जो भेदभाव किया जाता है उसके खिलाफ था। तो सत्य शोधक समाज की स्थापना ये की थी ज्योतिबा फूले ने।
सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की। दोस्तों ज्योतिबा फुले ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम है गुलामगिरी, और ये बहुत आती है। ज्योतिबा फुले की किताब गुलामगिरी, ये पूछी जाती है आपके एग्जाम में। और ये कौन सी भाषा में लिखी गई थी? दोस्तों मराठी भाषा में गुलामगिरी किताब लिखी गई है, ज्योतिबा फुले के द्वारा ये लिखी गई। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी पुणे में, ये भी आप याद रखिएगा, महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में थे ये। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जो आधुनिक भारत का अग्रदूत, नवजागरण का अग्रदूत किसे कहा गया? राजा राम मोहन राय को। इन्होंने अगस्त 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो कभी क्वेश्चन आए कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई? दोस्तों अगस्त 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना कोलकाता में की गई थी। याद रखना कोलकाता में हुई थी। और दोस्तों ब्रह्म समाज बनने से पहले जो संस्था थी वो थी आपकी आत्मीय सभा। 1815 में आत्मीय सभा जो थी वो बनी, और आत्मीय सभा ही आगे चलकर क्या रूप लिया? ब्रह्म समाज का रूप लिया था। ये भी आप याद रखें। दोस्तों राजा राम मोहन राय को राजा का टाइटल किसने दिया था? तो अकबर सेकंड के द्वारा, अकबर द्वितीय के द्वारा राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी गई थी। इन्होंने सती प्रथा का अंत भी करवाया था लॉर्ड विलियम बेंटिक की सहायता से, ये भी आप याद रखेंगे। स्वामी विवेकानंद, दोस्तों इनके बचपन का नाम है नरेंद्र नाथ। स्वामी विवेकानंद को कहा जाता है नरेंद्र नाथ। और अगर आपसे पूछे कि भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस होता है, दोस्तों हम मनाते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को, और ये हर साल होगा। आपका किसकी जयंती होती है? स्वामी विवेकानंद की जयंती होती है 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में। दोस्तों स्वामी विवेकानंद ने 1893 में जो शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था, तो शिकागो धर्म सम्मेलन में भाषण दिया था। तो ये भी आप याद रखिएगा विवेकानंद के बारे में। और इनके गुरु कौन है? गदाधर चट्टोपाध्याय, जिनको स्वामी रामकृष्ण परमहंस भी कहा जाता है। क्लियर दोस्तों? तो इसका सही जवाब क्या होगा? सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? ज्योतिबा फुले। और गुलामगिरी किताब भी किसने लिखी थी? ज्योतिबा फुले ने लिखी है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। शिक्षा के अधिकार को भारतीय संविधान में किस वर्ष एक मौलिक कर्तव्य के रूप में जोड़ा गया था? दोस्तों शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक कर्तव्य के रूप में हमारे संविधान में कब जोड़ा गया, ये हमें बताना है। दोस्तों आपको याद रखना है, इसका सही जवाब होगा तो वो 86वां संविधान संशोधन हुआ। अब 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में। इसके तहत शिक्षा को जो अधिकार है, शिक्षा का अधिकार, उसको मौलिक कर्तव्य के रूप में जोड़ा गया। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी। 2002 में शिक्षा के अधिकार को मौलिक कर्तव्य के रूप में जोड़ा गया था। संविधान संशोधन जरूर याद रखना, 86वां संविधान संशोधन हुआ था, ये आपसे पूछा जाता है। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया आपका 2009। अगर क्वेश्चन आए कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लाया गया था, तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम ये लाया गया 2009 में और लागू हुआ था 2010 में। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम, सन याद रखना, मेनली सन ही आपसे पूछता है, 2009। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया आपका 1986। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लाया गया था? तो दोस्तों भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो लाया गया ये 1986 में लाया गया था। ये भी आप याद रखना, पूछ लेता है आपके एग्जाम में कि भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लाए थे? 1986 में। दोस्तों मैं बात करूँ शिक्षा की, शिक्षा किस सूची का विषय है? दोस्तों शिक्षा है समवर्ती सूची का विषय, लेकिन ये राज्य सूची का विषय था। तो फिर हमने 42वें संविधान संशोधन किया और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा और वेट एंड मेजर्स जो आपकी वन है उन सबको हमने समवर्ती सूची में रख दिया। तो शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी होता है, नेशनल एजुकेशन डे। दोस्तों भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, और उनका जन्मदिन 11 नवंबर को हम राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारे शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान हमारे शिक्षा मंत्री हैं। क्लियर हुआ? धर्मेंद्र प्रधान है वर्तमान में शिक्षा मंत्री, पहले कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। दोस्तों अगर आपसे पूछे अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब होता है? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस होता है 24 जनवरी को। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। क्लियर है दोस्तों? याद रखना, रट लेना। तो शिक्षा के अधिकार को मौलिक कर्तव्य के रूप में कब जगह दी गई थी? 2002 में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। चींटी के डंक में प्राकृतिक रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है? दोस्तों चींटी के डंक में जो अम्ल होता है वो होता है फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल। अब फार्मिक अम्ल तो ऑप्शन में दिया ही नहीं है, दिक्कत हो गई ना। तो फार्मिक अम्ल का दूसरा नाम होता है मैथेनोइक अम्ल, ऑप्शन बी। चींटी के डंक में या तो फार्मिक अम्ल लिखेगा ऑप्शन में या लिखेगा मैथेनोइक अम्ल, ये दोनों पाए जाते हैं। दोस्तों अगर मैं बात करूँ यहाँ पे चींटी की, अगर आपसे पूछे कि चींटियों का अध्ययन क्या है? मिर्मेकोलॉजी। चींटियों का अध्ययन क्या कहलाता है? मिर्मेकोलॉजी चींटियों का अध्ययन कहलाता है, ये भी आप याद रखना। और दोस्तों अगर आपसे पूछे कि चींटी की कितनी टांगें होती हैं? 6 टांगें होती हैं।
ठीक है। देखो चींटी एक लाइन में सीधी चलती हैं, इसका कारण क्या है दोस्तों? इसका कारण यह है कि चींटी एक विशेष प्रकार का केमिकल छोड़ती चलती है जिसका नाम होता है फिरोमोन, और इस फिरोमोन में एक विशेष प्रकार की स्मेल आती है जिसके कारण अन्य चींटियां इस स्मेल को सूंघती हुई चलती हैं, ठीक है। तो फिरोमोन प्रभाव के कारण चींटियां एक सीधी लाइन में चलती हैं, याद रखना, आपसे पूछा जाता है तो ये आप याद रखेंगे। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया आपका एसिटिक अम्ल, सिरके में कौन सा अम्ल होता है? तो सिरके में जो अम्ल पाया जाता है वो होता है एसिटिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल, जब दूध फट जाता है ना, दूध फटने पर कौन सा अम्ल बन जाता है? लैक्टिक अम्ल। और लैक्टिक अम्ल की मात्रा यदि हमारी मांसपेशियों में बढ़ी तो हमें थकन होने लगती है, हमारी बॉडी जो है वो थक जाएगी लैक्टिक अम्ल की मात्रा होने से। मैलिक अम्ल, दोस्तों सेब में कौन सा अम्ल होता है? सेब में अम्ल पाया जाता है मैलिक अम्ल, ये भी आप याद रखिएगा। क्लियर? तो चींटियों में कौन सा अम्ल? मैथेनोइक अम्ल होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। माधवी मुद्गल का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? दोस्तों माधवी मुद्गल का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से हमें बताना है। तो दोस्तों माधवी मुद्गल मुद्गल ये उड़ीसा की हैं। उड़ीसा जो क्लासिकल डांस है हमारा, ओडिसी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है माधवी मुद्गल। दोस्तों उड़ीसी क्लासिकल डांस का जनक कौन है? गुरु पंकज चरण दास। गुरु पंकज चरण दास को ओडिसी शास्त्रीय नृत्य का जनक माना जाता है। और ओडिसी नृत्य जो है ये किस नृत्य का नवीनतम रूप है? तो दोस्तों आप याद रखना, जो गोटीपुआ नृत्य होता है उड़ीसा में, गोटीपुआ नृत्य का ही नवीनतम संशोधित रूप हम मान सकते हैं ओडिसी को। तो ये भी आप याद रखना कि ओडिसी नृत्य जो है वो किसका परिवर्तित रूप है? गोटीपुआ नृत्य का परिवर्तित रूप है ओडिसी नृत्य है, ठीक है दोस्तों। केलुचरण महापात्रा नाम सुने होंगे आप, तो वो इनके कुंची कुरुप है, कुमकुम मोहंती आप नाम सुने होंगे, वो सब ओडिसी की डांसर है, ठीक है दोस्तों। चलो मैं बता देता हूँ, कुमकुम मोहंती का नाम तो रट लेना, कुमकुम मोहंती। कुमकुम मोहंती कौन सा नृत्य करती है? तो माधवी मुद्गल हो गई, कुमकुम मोहंती हो गई, केलुचरण महापात्रा हो गया आपका, केलुचरण महापात्रा, केलुचरण महापात्रा। तो ये सारे जो कलाकार हैं वो आपके किसके हैं? ओडिसी के कलाकार हैं, ठीक है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया कथक, अगर आपसे पूछा जाए कि कथक की उत्पत्ति किस राज्य से हुई? यूपी से हुई है। दोस्तों क्या आपको पता है कि कथक की रानी किसे कहा जाता है? सितारा देवी। कथक की रानी किसे कहा जाता है? दोस्तों सितारा देवी को कथक की रानी कहा जाता है। सतरिया असम का है, और सतरिया को शुरू किया था गुरु शंकर देव ने। आचार्य शंकर देव के द्वारा सतरिया नृत्य को शुरू किया गया था, और ये असम का नृत्य है। क्लियर हुआ होगा दोस्तों। तो माधवी मुद्गल किस नृत्य से संबंधित है? ओडिसी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष लाया गया? दोस्तों बाल विवाह निषेध अधिनियम जो लाया गया वो लाया गया था 1929 में। 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम लाया गया था, ये आप याद रखें। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया 1936, आप याद रखना। भारत में पहला नेशनल पार्क बना था, भारत में पहला नेशनल पार्क बना हैली। तो भारत में हैली नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों 1936 में हैली नेशनल पार्क की स्थापना की गई भारत में। और हैली नेशनल पार्क को आज के समय हम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं, जिसे अभी हाल ही में इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? रामगंगा नेशनल पार्क। और ये जो नेशनल पार्क है ना हैली या जिम कॉर्बेट, ये उत्तराखंड में नैनीताल और रामनगर जिले में आता है, ये भी आप याद रखिएगा। तो 1936 में जो हुआ था वो हुआ था हैली नेशनल पार्क बना था। नेक्स्ट है, तो ये आप याद रखेंगे, बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों 1929 में हमारे इंडिया से सती प्रथा को भी खत्म किया गया था। कभी क्वेश्चन आए कि भारत में सती प्रथा का अंत कब किया गया? 1929 में। क्लियर हुआ? लॉर्ड विलियम बेंटिक, राजा राम मोहन राय, कई सारे लोग इसमें शामिल थे। नेक्स्ट, पृथ्वी की महासागरीय ऊपरी परत जिसको आप बोलते हैं क्रस्ट, पृथ्वी की महासागरीय ऊपरी पृष्ठ जो होती है इसमें कौन से तत्व पाए जाते हैं? तो ये हमें बताना है। मैग्नीशियम सिलिकॉन गलत, सिलिका और एल्यूमिनियम गलत, सिलिका और मैग्नीशियम ये सही है आपका। तो पृथ्वी के क्रस्ट में सिलिका और मैग्नीशियम जैसे तत्व पाए जाते हैं, आप याद रखिएगा। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है, तो हमारी जो धरती माता है इसको हम बोलते हैं नीला ग्रह। पृथ्वी पर कितने % भाग पर जल है? तो दोस्तों पृथ्वी पर 71%, लगभग 70-71% जो है वो जल पाया जाता है, ठीक है दोस्तों। अगर आपसे पूछे दोस्तों कि पृथ्वी जो है इस दिवस कब होता है? पृथ्वी दिवस होता है 22 अप्रैल को, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों चलो एक चीज़ और बताता हूँ आपको। तो पृथ्वी दिवस कब होता है दोस्तों? 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, ये भी आप याद रखें। दोस्तों अगर आपसे पूछे पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है, तो 6371 किलोमीटर पृथ्वी की त्रिज्या होती है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की न्यूनतम दूरी, सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो औसत दूरी है 149.6
मिलियन किलोमीटर होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, रट लेना इसको तो आप कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी कितनी है, 149.6 मिलियन किलोमीटर। दोस्तों मैं आपको बता रहा था कि पृथ्वी दिवस कब होता है, 22 अप्रैल। अगर आपसे पूछे कि अर्थ रोटेशन डे कब होता है, अर्थ रोटेशन, रोटेशन मतलब क्या कि जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है, तो अर्थ रोटेशन डे ये कब होता है, पृथ्वी का जो घूर्णन दिवस है वो कब मनाया जाता है। दोस्तों हर साल 8 जनवरी को हम मनाते हैं अर्थ रोटेशन डे। अच्छा, 8 जनवरी को क्यों मनाया जाता है अर्थ रोटेशन डे? तो आप जानते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, तो वो रोटेशन हो गया उसका। रिवॉल्यूशन क्या होता है कि पृथ्वी सूर्य के चारों घूम रही है, वो रिवॉल्यूशन हो गया। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर जब एक चक्कर लगाने में कितना समय लेती है, 24 घंटे का, इसी को बोलेंगे रोटेशन। तो ये दिवस 8 जनवरी को मनाया जाता है अर्थ रोटेशन डे, ये भी आप याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, सिलिका और मैग्नीशियम। दोस्तों क्या आपको पता है कि इप्सम, इप्सम जो साल्ट है ये किसका मतलब लवण होता है, इप्सम, इप्सम लवण या इप्सम अयस्क किसका होता है, तो मैग्नीशियम का अयस्क होता है इप्सम, और इप्सम होता है MgSO4, मैग्नीशियम सल्फेट क्या है आपका, हाइड्रेट। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, इप्सम किसका साल्ट है, इप्सम साल्ट है आपका मैग्नीशियम का। क्लियर हुआ दोस्तों? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का गठन कौन से अनुच्छेद में है? तो दोस्तों DPSP में ग्राम पंचायतों का गठन आता है अनुच्छेद 40 में, आपका ऑप्शन डी सही है। अनुच्छेद 40 के तहत राज्य सरकार ग्राम पंचायतों का गठन करती है। अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा लिखी गई है। अनुच्छेद 42 में दोस्तों इसमें प्रसूति सहायता का उपबंध है, कोई गर्भवती महिला है तो वो मैटरनिटी लीव ले सकती है, प्रसूति सहायता का उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 37 कहता है कि DPSP न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं किए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40 में। क्लियर, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। किस मौर्य शासक को यूनानियों द्वारा अमित्रघात कहा गया? तो यूनानियों द्वारा अमित्रघात किसे कहा गया? दोस्तों सही जवाब क्या होगा आपका, ऑप्शन बी, बिंदुसार को यूनानियों ने अमित्रघात कहा था। याद रखना इंपॉर्टेंट है, और ये मौर्य वंश के क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं उसमें GD में, तो आप इसको रट के जाइएगा कि अमित्रघात किसे कहा गया, बिंदुसार को। दोस्तों मैं बात करूं, अशोक बिंदुसार का बेटा है। पहला चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में बिंदुसार गद्दी पर बैठता है। देखो पहला चंद्रगुप्त मौर्य, पहला चंद्रगुप्त मौर्य हो गया, दूसरा हो गया बिंदुसार, तीसरे अशोक, और अशोक के बाद में उनका बेटा था कुणाल। कुणाल गद्दी पर बैठता मौर्य साम्राज्य की। तो ये भी आप याद रखिएगा, यूनानियों ने अमित्रघात कहा बिंदुसार को। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया कनिष्क, कनिष्क कुषाण वंश का राजा है, कुषाण वंश का राजा। और दोस्तों कनिष्क जब गद्दी पर बैठा तो 78 ईस्वी में ये गद्दी पर बैठा था, और इसने 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत की थी। तो कभी क्वेश्चन आया आपके एग्जाम में कि शक संवत की शुरुआत कब हुई, 78 ईस्वी में। समुद्रगुप्त, दोस्तों इसको सिक्कों पर बीणा बजाते हुए दर्शाया गया है, ये भी आप याद रखें। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। और इसने कविराज की उपाधि भी धारण की थी। क्लियर है दोस्तों? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं फिर। तो अमित्रघात किसे कहा गया यूनानियों के द्वारा, बिंदुसार को। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सा प्राकृतिक यौगिक पौधों के प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है? तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण क्या होता है कि जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से पौधे अपने भोजन का निर्माण करते हैं, तो ये प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। प्रकाश संश्लेषण में सोलर एनर्जी जो होती है ये केमिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है। किसमें? सोलर एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है, प्लस सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। तो प्रकाश संश्लेषण में कौन सा यौगिक मदद करता है? तो दोस्तों वो है आपका क्लोरोफिल, ऑप्शन बी। क्लोरोफिल जो होता है ये प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता है। और दोस्तों क्लोरोफिल के केंद्र में कौन सी धातु होती है? मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। आप याद रखना, क्लोरोफिल के केंद्र में कौन सी धातु? मैग्नीशियम। निकोटीन लिखा गया दोस्तों, निकोटीन तंबाकू, तंबाकू में जो स्टिमुलेटिंग मटेरियल होता है वो होता है आपका निकोटीन, ये आप याद रखिएगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? क्लोरोफिल। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा का कार्यकाल सामान्य परिस्थितियों में कितना होता है? दोस्तों संविधान में जो विधानसभा का कार्यकाल निर्धारित है वो कितना है? 4 वर्ष, 6 वर्ष, 5 वर्ष? तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, 5 वर्ष। 5 वर्ष जो है ये विधानसभा का कार्यकाल निश्चित है, ये आपका सही जवाब है। अगर आपसे पूछे दोस्तों किसी राज्य की विधानसभा की सदस्यों की मतलब सीटों की संख्या कितनी हो सकती है, कुछ अपवादों को छोड़कर
मतलब 60 से लेकर 500 विधानसभा की सीटें हो सकती हैं। न्यूनतम 60 और अधिकतम 500। कुछ अपवाद भी हैं, लेकिन आप इतना ही याद रखिएगा कि 60 से लेकर 500 विधानसभा की सीटें हो सकती हैं। ठीक है दोस्तों। यूपी के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। और राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल है। दोस्तों पंजाब के कौन है? भगवंत सिंह मान है। उत्तराखंड के कौन है? पुष्कर सिंह धामी है। तमिलनाडु के कौन है मुख्यमंत्री? MK स्टालिन है। तेलंगाना के कौन है? चंद्रशेखर राव है। आंध्र प्रदेश के कौन है? जगनमोहन रेड्डी हैं। तो ये सारे आपको पूछे जाते हैं। और केरल का कौन है? पिनाराई विजयन है। तो ये सब आप रट के जाना, आपसे पूछे जा रहे हैं आजकल। और एक हिमाचल प्रदेश के कौन बने? हिमाचल के बने सुखविंदर सिंह सुक्खू। और एक बने हैं आपके गुजरात के वो बने भूपेंद्र पटेल। गुजरात के भूपेंद्र पटेल हैं। तो ये सारे आप रट के जाना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य की नृत्य शैली पंथी है? दोस्तों पंथी जो नृत्य शैली है वह छत्तीसगढ़ की। आपका ऑप्शन सी। दोस्तों छत्तीसगढ़ का एक डांस और याद रखना, पंडवानी। पंडवानी डांस कहाँ किया जाता है? तो छत्तीसगढ़ में। और छत्तीसगढ़ से और क्या क्वेश्चन आता है? पंथी है एक और याद रखिएगा, वो है आपका गोर मारिया। गोर मारिया नृत्य कहाँ किया जाता है? तो गोर मारिया डांस भी छत्तीसगढ़ का डांस है। क्लियर हुआ दोस्तों? ये आप याद रखिएगा। दोस्तों नागालैंड से अगर आपसे पूछे तो वो है आपका चांगलो। नागालैंड का सबसे प्रसिद्ध डांस है चांगलो। चांगलो या ऐसे स्वालुआ भी बोलते हैं। मणिपुर की बात करूँ तो संकीर्तन आप रट के जाना। संकीर्तन। संकीर्तन किस राज्य का है? तो मणिपुर का है। संकीर्तन मणिपुर। छत्तीसगढ़ हो गया। पंजाब आप याद है गिद्धा, भांगड़ा। गिद्धा हो गया, भांगड़ा हो गया, और किकली हो गया, सुम्मी हो गया। ये सारे आपके पंजाब के हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो पंथी कहाँ का है? पंथी आपका छत्तीसगढ़ का। नेक्स्ट प्रश्न, बाली यात्रा त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? दोस्तों बाली यात्रा मनाया जाता है उड़ीसा में। ऑप्शन डी। बाली यात्रा त्योहार उड़ीसा का है। उड़ीसा का एक त्योहार और याद रखिएगा, नुआखाई जुआर। ये फसल त्योहार होता है, कृषि त्योहार है। नुआखाई जुआर किस राज्य का त्योहार है? तो उड़ीसा का त्योहार है। और दोस्तों उड़ीसा में एक चीज और याद रखना, नवकालेवारा। नवकालेवारा उत्सव ये कहाँ मनाया जाता है? दोस्तों नवकालेवारा उत्सव होता है उड़ीसा में। हिंदू त्योहार है नवकालेवारा उत्सव, ये भी आप याद रखें। बाकी रथ यात्रा होती है पुरी की, वो भी आप याद रखिएगा। धानु यात्रा, राजा परवा, ठाकुरानी यात्रा, वो सारे आपके उड़ीसा के हैं। दोस्तों मैं बात करूँ असम की, तो असम का एक मेला याद रखना, अम्बुबाची मेला। अम्बुबाची मेला। अम्बुबाची मेला गुवाहाटी में लगता है देवी कामाख्या मंदिर में। और इसमें देवी कामाख्या के यौन अंगों की पूजा करके संतान प्राप्ति की कामना की जाती है। तो कामाख्या मंदिर असम में है। ठीक है। मणिपुर का एक त्योहार याद ना, चिरोबा। चिरोबा मणिपुर का नया साल कहलाता है। चिरोबा मणिपुर का नया साल है। और मणिपुर में संगई उत्सव भी होता है, बहुत आता है संगई उत्सव एग्जाम में। संगई उत्सव कहाँ होता है? तो मणिपुर में संगई उत्सव मनाया जाता है। क्लियर हुआ दोस्तों? तो बाली यात्रा कहाँ का त्योहार है? उड़ीसा का। ऑप्शन डी राइट आंसर आपका। नेक्स्ट प्रश्न, लोक संगीत मांड किस राज्य में प्रचलित है? तो मांड दोस्तों कहाँ का लोक संगीत है, ये हमें बताना है। तो मांड है आपका ये होगा राजस्थान का। तो मांड इसका सही जवाब आपका राजस्थान का लोक संगीत है मांड। ऑप्शन डी राजस्थान का लोक संगीत है मांड, ये आप याद रखिएगा। दोस्तों राजस्थान का एक डांस याद रखना, कालबेलिया। कालबेलिया डांस, और ये सपेरा जनजाति करती है। दोस्तों राजस्थान का एक डांस और आपके एग्जाम में आएगा, घूमर। घूमर जनजाति, सॉरी घूमर नृत्य कौन सी जनजाति करती है? भील। तो भील जनजाति का डांस है वो है आपका घूमर, ये भी आप याद रखिए। कठपुतली भी पूछ लेता है एग्जाम में, सुई से नहीं पूछ सकता आपके एग्जाम में। चरी फायर डांस भी होता है आपका यहीं पे। बहुत सारे डांस है राजस्थान के। तो गोवा। गोवा दोस्तों ये इसका धालो, धालो, ढंगल, फुगड़ी, दखनी, फुगड़ी, दखनी, ये सारे डांस कहाँ के हैं? आपके गोवा के डांस हैं। ठीक है दोस्तों। उड़ीसा हो गया आपका। उड़ीसा का एक डांस याद रखना, घूमरा। घूमरा डांस कहाँ किया जाता है? दोस्तों उड़ीसा में घूमरा डांस किया जाता है। तो मांड कहाँ का लोक संगीत है? राजस्थान का लोक संगीत है मांड। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या कहा गया है अगले प्रश्न में? क्या कहा गया? उगादि निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों उगादि एक त्योहार होता है, और उगादि त्योहार होता है कर्नाटक में। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का नया साल क्या कहलाता है? दोस्तों उगादि कहलाता है। कर्नाटक का नया साल उगादि। दोस्तों कर्नाटक से ना एक चीज़ याद रखना, कर्नाटक में एक भैंसा दौड़ होती है, इसको बोलते हैं कंबाला। तो कंबाला भैंसा दौड़ कहाँ होती है? तो कंबाला भैंसा दौड़ होती है कर्नाटक में, ये भी आप याद रखें। कर्नाटक का एक डांस रट के जाइएगा, यक्षगान। यक्षगान डांस कहाँ होता है? कर्नाटक में। और कर्नाटक का एक डांस और आपसे पूछा जाएगा, भूता कोला। भूता कोला ये कहाँ का डांस है? तो ये कर्नाटक का डांस है। यक्षगान हो गया, भूता कोला हो गया। ढोलू कुनी था, ढोलू कुनी था किस राज्य का डांस है? कर्नाटक का। ढोलू कुनी था हो गया। और आपसे एक कौन सा पूछेगा, बायलता। बायलता कहाँ का डांस है? तो बायलता कर्नाटक का डांस है। बायलता कहाँ का है? कर्नाटक का, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है। यहाँ पे लिखा गया दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का
नया साल कहलाता है लोसार। और अरुणाचल प्रदेश में एक फेस्टिवल रट के जाना, ड्री फेस्टिवल। भारत में ड्री त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में ड्री फेस्टिवल मनाया जाता है। तो उगादी कहाँ का नया साल है? कर्नाटक का। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। स्वांग किस राज्य का पारंपरिक लोक नाटक है? दोस्तों स्वांग जो लोक नाटक है ये हमें बताना है कहाँ का है। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, हरियाणा से स्वांग लोक नाटक की उत्पत्ति हुई है, ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों हरियाणा का एक डांस आप याद रखें, फाग। फाग ये होली पर होता है फाल्गुन माह में, तो ये हरियाणा में होता है। और एक लूर, लूर कहाँ का डांस है? तो लूर भी आपका हरियाणा का डांस है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों हरियाणा में एक मेला भी लगता है, सूरजकुंड मेला। सूरजकुंड मेला फरवरी में लगता है हर साल, और ये दुनिया का सबसे बड़ा हस्तशिल्प मेला है। फरीदाबाद में लगता है, बड़खल झील के किनारे सूरजकुंड मेला हरियाणा में। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, यहाँ पे लिखा गया है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में एक त्यौहार है लाठी, लाठी त्यौहार। और एक याद रखिएगा बिरता, बिरता डांस है, सॉरी लाठी डांस, बिरता डांस। और एक आपका गंभीरा, गंभीरा नृत्य कहाँ किया जाता है? तो तीनों नृत्य कहाँ के? आपके पश्चिम बंगाल के। पश्चिम बंगाल के जो राज्यपाल बने वो बने आपके CB आनंद बोस, ये भी आप याद रखना। अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वी राज्य है, और यहाँ पे सूरज सबसे पहले दिखाई देता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, तो स्वांग कहाँ का है? हरियाणा का है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। लोकगीत कजरी किस राज्य में गाए जाते हैं? दोस्तों लोकगीत कजरी जो होते हैं ये किस राज्य में गाए जाते हैं? सही जवाब आपका ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश में कजरी लोकगीत गाए जाते हैं। अगर दोस्तों उत्तर प्रदेश ऑप्शन में ना मिले तो आपको टिक करना है मध्य प्रदेश। ठीक है, तो कजरी लोकगीत कहाँ के? उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश 2011 की जनगणना में सबसे ज़्यादा आबादी जो भारत में रहती है वो कहाँ रहती है? तो सबसे ज़्यादा आबादी उत्तर प्रदेश में निवास करती है, ये भी आप याद रखें। और दोस्तों उत्तर प्रदेश का एक डांस रट लेना, नौटंकी। नौटंकी किस राज्य का डांस है? तो यह आपका लोक नाटक एक तरीके से, तो वो है आपका उत्तर प्रदेश का। और एक और याद है चारकुला, चारकुला डांस ये ब्रज क्षेत्र में किया जाता है। तो चारकुला डांस में 108 जो दीप होते हैं वो अपने सिर पर रखे जाते हैं। क्लियर हुआ दोस्तों? तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कजरी उत्तर प्रदेश का है। गदर पार्टी की स्थापना कब और कहाँ की गई? दोस्तों गदर पार्टी भारत के बाहर बना एक क्रांतिकारी संगठन था। इसके संस्थापक थे सोहन सिंह भाखना। सोहन सिंह भागना एक अकेले नहीं थे, ये बहुत सारे लोग थे, लेकिन मैं एक ही नाम बता रहा हूँ आपको। सोहन सिंह भागना, लाला हरदयाल, कई सारे लोग हैं। तो सोहन सिंह भागना, लाला हरदयाल, करतार सिंह, ये कई सारे लोग थे। तो गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी, और ये अमेरिका में हुई थी। अच्छा, अमेरिका के कौन से शहर में हुई थी दोस्तों? सैन फ्रांसिस्को में। सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की गई थी, ये आप याद रखिए। भारत के बाहर बना एक क्रांतिकारी संगठन था, ये आप याद रखें। ठीक है, गदर पार्टी इंपॉर्टेंट है, बहुत आता है एग्जाम में। नेक्स्ट आपका, ये तो गदर पार्टी हो गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन कहाँ हुआ था जिसमें ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई थी? दोस्तों 1929 का जो सेशन हुआ इसको बोलते हैं लाहौर अधिवेशन। और लाहौर अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग रखी गई। इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव रखा था, ये भी आप याद रखें। जवाहरलाल नेहरू की किताब रख के याद रख लेना, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये भी आप याद रखिएगा, पूछ लेता है आपके एग्जाम में कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी किताब है? जवाहरलाल नेहरू की। क्लियर हो दोस्तों? तो पूर्ण स्वराज सेशन लाहौर का था। दोस्तों बेलगाम लिखा गया है। अगर आपसे पूछे कि गांधी जी कांग्रेस के कौन से अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे, तो 1924 में बेलगाम सेशन हुआ, और बेलगाम सेशन की अध्यक्षता की थी महात्मा गांधी ने, आप याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। लावणी किस राज्य का लोक नृत्य है? दोस्तों लावणी नृत्य है आपका महाराष्ट्र का, ऑप्शन सी। लावणी महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। और महाराष्ट्र में एक और याद रखा, लेजिम। लेजिम एक और याद रख के जाइएगा, तमाशा। तमाशा कहाँ का लोक नृत्य है? महाराष्ट्र का है तमाशा भी। और एक आपसे पूछेगा तमाशा, लेजिम, लावणी, एक आपसे धांगरी गाजा भी पूछ लेता है। धांगरी गाजा ये महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है, तो लावणी कहाँ का डांस है? जवाब होगा महाराष्ट्र का। और दोस्तों मैं एक चीज़ बता दूं, अभी एक महिला थी सुलोचना चौहान। सुलोचना चौहान, इन्हें लावणी की रानी कहा जाता था। तो सुलोचना चौहान का निधन हो गया अभी। लावणी की रानी कहे जाने वाली सुलोचना चौहान का निधन हो गया। ये महाराष्ट्र का डांस है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। वांगला किस राज्य का त्योहार है? दोस्तों बांग्ला इसे सौ ढोलों का त्योहार भी कहा जाता है। सौ ढोल का त्योहार, और ये किस राज्य में मनाया जाता है दोस्तों? सौ ढोल का त्योहार वो है तो आपका मेघालय में। आपका ऑप्शन सी सही जवाब है, मेघालय। दोस्तों 21 जनवरी 1972 को मेघालय बना था। 21 जनवरी 1972 को मेघालय बना। और मेघालय में एक त्यौहार आप रट के और जाइएगा, नोंगक्रेम। नोंगक्रेम त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो दोस्तों नोंगक्रेम होता है मेघालय में। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जो मेघालय है ना, मेघालय में उमरोई मिलिट्री स्टेशन है।
भारतीय सेना का उमरोई मिलिट्री स्टेशन कहाँ पर है? तो मेघालय में उमरोई मिलिट्री स्टेशन। ये पूछ सकता है आपके एग्जाम में कि भारतीय सेना का उमरोई मिलिट्री स्टेशन कहाँ पर है? मेघालय में। दोस्तों मेघालय में 3 पहाड़ी भी हैं, एक है आपको गारो, एक खासी और एक जयंतिया। ये आप इसी क्रम में रखना, क्योंकि सबसे पश्चिम में गारो आती है, सबसे पूर्व में जयंतिया पहाड़ी आती है। मेघालय की राजधानी शिलोंग खासी पहाड़ी पर आती है। क्वेश्चन याद रखना। तो बांग्ला कहाँ का त्यौहार है? मेघालय का त्यौहार है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में धानु यात्रा उत्सव मनाया जाता है? दोस्तों धानु यात्रा जो उत्सव है ये उड़ीसा मनाया जाता है। आपका ऑप्शन ए सही जवाब है। धानु यात्रा उड़ीसा का त्यौहार है। पंजाब में आप बैसाखी याद रखिएगा, बैसाखी बहुत पूछी जाती है एग्जाम में। और बैसाखी त्यौहार क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 13 अप्रैल 1699 को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी, और खालसा पंथ की स्थापना की याद में पंजाब में बैसाखी त्यौहार मनाया जाता है। क्लियर हुआ? तो धानु यात्रा उड़ीसा का त्यौहार है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 2001 से 2011 के बीच भारत की दशकीय वृद्धि दर कितनी थी? दोस्तों 2001 से 2011 के बीच भारत की दशकीय वृद्धि दर थी आपकी 17.7%। 17.7% भारत की दशकीय वृद्धि दर है, ये आप याद रखिएगा। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में जो जनगणना हुई है वो कितने साल के अंतराल पर होती है? दोस्तों भारत में जनगणना 10 वर्ष के अंतराल पर होती है, और हेनरी बोल्टर को भारत में जनगणना का जनक माना जाता है। हेनरी बोल्टर जो है वो भारत में जनगणना का जनक है, ये आप याद रखिएगा। 17.7। अच्छा दोस्तों आपके लिए कमेंट में क्वेश्चन लिख के बताना, जब दशकीय वृद्धि दर मतलब 10 सालों में वृद्धि दर 17.7 थी तो प्रतिवर्ष वृद्धि दर कितनी थी? प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है इसका आंसर जरूर करना कि प्रतिवर्ष वृद्धि दर भारत में कितनी थी, ये आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर किस राज्य में दर्ज की गई? दोस्तों कहने का मतलब है कि जनसंख्या सबसे ज़्यादा बड़ी कौन से राज्य में बढ़ी थी 2011 में? तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? आपको याद रखना है, इसका सही जवाब है आपका मेघालय, ऑप्शन बी। मेघालय में जनसंख्या सर्वाधिक दर से बढ़ी थी। और कितनी वृद्धि हुई दोस्तों? 27.82% की वृद्धि देखी गई थी आपके मेघालय में, 27.82%, याद रखना। दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या बढ़ी अरुणाचल प्रदेश में, तो ये भी आप याद रखें। अच्छा जनसंख्या घटी किस राज्य में? तो नागालैंड, नागालैंड में जनसंख्या माइनस में पहुंच गई थी, तो ये आप याद रखिएगा। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर मेघालय की थी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। बथुकम्मा उत्सव जिसे फूलों का त्यौहार भी कहा जाता है किस राज्य में मनाया जाता है? दोस्तों बथुकम्मा जिसे फूलों का त्यौहार कहा गया है, ये तेलंगाना का त्यौहार है, और इसमें देवी गौरी की पूजा होती है। देवी गौरी की पूजा होती है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा का शीर्षक क्या है? दोस्तों सचिन इसे क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, और सचिन की आत्मकथा का नाम हमसे पूछा गया है। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, प्लेइंग इट माई वे। प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा का नाम है। दोस्तों सचिन एकमात्र खिलाड़ी है जिसको भारत रत्न मिला है। तो सचिन को भारत रत्न कब मिला था? 2014 में। सचिन को 2014 में भारत रत्न दिया गया, ये भी आप याद रखें। इनकी आत्मकथा का नाम है प्लेइंग इट माई वे। क्लियर हो दोस्तों? यहाँ पे और किताब लिखी गई है, जैसे आपसे बिलीव पूछा जाए दोस्तों, बिलीव किसकी आत्मकथा है? सुरेश रैना की। सुरेश रैना की आत्मकथा का नाम है बिलीव। माइंड मास्टर ये है आपकी विश्वनाथन आनंद। विश्वनाथन आनंद ये चेस खेलता है, भारत का पहला ग्रैंड मास्टर बने थे विश्वनाथन आनंद। और सेंचुरी इज नॉट एनफ, सौरभ गांगुली। सौरभ गांगुली ये सेंचुरी इज नॉट एनफ इनकी किताब है। तो ये आप रट लेना, बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। तो ये आपसे कहीं पूछा जाए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, शायद प्रश्न कंप्लीट हो गए आपके। एक और है, भारत की वर्तमान में सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है? दोस्तों सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है आपकी वंदे भारत एक्सप्रेस, ऑप्शन डी वंदे भारत एक्सप्रेस। और इसकी अधिकतम गति कितनी है? 180 किलोमीटर प्रति घंटा। और दोस्तों वंदे भारत एक्सप्रेस जो चलती है ना, इसको मतलब कहाँ पे बनाया गया है? तो इसको बनाया गया है आपका आईसीएफ चेन्नई में। आईसीएफ चेन्नई में वंदे भारत ट्रेन को बनाया गया है। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों वंदे भारत ट्रेन पहली कब चली थी? 2019 में, फरवरी 2019 में पहली वंदे भारत एक्सप्रेस चली थी, ये रट के जाना। और ये कहाँ से कहाँ तक चली थी? दिल्ली से वाराणसी के बीच। भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन जो चली वो कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो दोस्तों दिल्ली से वाराणसी के बीच भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस चली थी। ये सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखें दोस्तों, यही थे आज के 30 प्रश्न। 20 क्वेश्चन आने, लेकिन 30 प्रश्नों की प्रैक्टिस मैंने कराई है आपको, बहुत कुछ नॉलेज मिली होगी आपको। तो कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा ये क्लास कैसी थी। और मिलता हूँ आपको अगले मॉक टेस्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ जीके पॉइंट। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा, अपने अध्ययन को पर्याप्त समय दें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। और आज भारतीय सेना दिवस भी है 15 जनवरी को, तो हम आज भारतीय सैनिकों को नमन करते हुए आज की क्लास को विराम देता हूँ। और आप भी प्रे कीजिए, भारत में जो सैनिक हमारी रक्षा में खड़े हुए हैं, जिनकी बदौलत हम इतने सुरक्षित हैं,
उनके किसी प्रकार का उनको दुख ना हो और वो लोग इसी तरह से हमारी सेवा करते रहें, हमारे देश में अपना जो सर्वस्व है वो न्यौछावर करते रहेंगे। ऐसा कामना है कि उनके लिए देश सेवा सर्वोपरि होगी। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं सभी भारतीय सैनिकों को नमन करते हुए आज की क्लास को विराम देता हूँ। जय हिंद दोस्तों। और आज की क्लास को 2-4 लाइनें आपके लिए कि हालात के आगे सिकंदर नहीं झुकता, टूटा जो तारा जमी पर नहीं गिरता, गिरते हैं लाख दरिया समंदर में, समंदर किसी दरिया में नहीं गिरता। दोस्तों ज़िंदगी आपकी है और आपको अपने स्वैग से जीना है और उसी स्वैग का नाम है एक सरकारी नौकरी। तो आप अपनी नौकरी के लिए अपने अध्ययन को समय दें। जल्दी मिलूंगा आपको अगले मॉक टेस्ट के साथ में। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।